तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर करवाया गया है। फिलहाल लेटेस्ट पेपर है 24/3/2026 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर आप देख रहे हो। इस पेपर का जो है ना, हम मैथ वाला जो पोर्शन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार आया था। एबीसी तीन धनात्मक पूर्णांक है, इनका जीसीडी मतलब एचसीएफ दिया हुआ था 8, 12 और 4, ठीक है ना। जिसमें आपके पास में ए बी और सी तीन संख्याएं थी, ठीक है ना। और इनका एलसीएम जो दे रखा था एबीसी का वो 240 दे रखा था। जैसे आपने एलसीएम को देखा इस प्रकार के सवालों में, अगर जैसे मान लीजिए जीरो का अगर रोल हो रहा है, ठीक है ना, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपको पता है 24 दहाई 240 होता है। इसका मतलब इसमें जीरो का तो जरूर रोल रहा होगा। जीरो का रोल रहने का मतलब है 5 जरूर आया होगा, ठीक है ना। अब आप अज्यूम कीजिए, संख्याएं अज्यूम कीजिए, जल्दी बनाने का ये एकमात्र तरीका है। देखिए, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लेना। कौन सा बड़ा नंबर है इसमें? 12 आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है ना। और 12 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, जो सी को आपको मान लेना है। तो सी जो है ना, सबसे बड़ा नंबर 12 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब सी यहाँ पर भी था और सी यहाँ पर भी था। तो देखिए 12 है और 4 है, तो 12 और 4 का आपको ऐसा एलसीएम मानना है जिसमें जीरो भी कवर हो जाए। तो 12 और 4 का एलसीएम देखिए, आप क्या मानोगे जिसमें जीरो भी कवर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो सबसे पहला एलसीएम मिलने वाला है 12 और 4 का 60, जिसमें आपका जीरो भी आ जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको वापिस रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सी को एज्यूम किया कि 60 हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं इसमें बी के पास चलता हूँ, ठीक है। अब बी आपको यहाँ दिख रहा है और बी यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ 8 है और यहाँ पर कितना है? 12 है। तो 12 और 8 का ऐसा एलसीएम मानना है जो न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हमने इसको 60 क्यों माना? भाई देखो 12 और 4 का एलसीएम तो 12 भी हो सकता था ना, मान सकते थे, लेकिन यहाँ एलसीएम में जीरो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जीरो कवर तो होना चाहिए ना, 5 तो किसी न किसी में तो होगा जरूर फैक्टर। सो हमने 60 इसलिए माना यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अब आपको न्यूनतम ही मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 8 है ना, बी यहाँ पर भी है और बी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है वो? बी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 8 और 12 का आपको न्यूनतम एलसीएम मान लेना है। तो 8 और 12 का न्यूनतम एलसीएम आप जानते हैं 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास में बचा एक क्या नाम से ए बच गया, ठीक है ना। अब ए आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई? ए आपको दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है और ए दिख रहा है यहाँ पर। तो 8 और 4 का एलसीएम आपको मानना है। क्या मानना पड़ेगा? न्यूनतम तो अब 8 ही होता है, ठीक है ना। अब आपकी कंडीशन चेक कर लो, ठीक है ना। इसका कंडीशन चेक कर लो। यहाँ देखिए 240 एलसीएम होना चाहिए, 60, 24 और 8। इनका एलसीएम तो कितना होता है? 120 ही होता है, ठीक है ना। तो आप किसी एक को डबल कर दो इनमें से। 24 तो ठीक था, 60 भी ठीक है, ठीक है ना। अब आप 8 का देखिए, आपके पास पॉसिबिलिटीज ये कीजिए। यहाँ पर आप 8 की जगह क्या मान सकते थे? ए का देखिए 8 और 4 को कवर करने के लिए आप 16 मान सकते थे, क्योंकि 16 मानते ही आपका एलसीएम वाली कंडीशन को पूरी कर जाएगा, ठीक है ना। अब आपकी ये कंडीशन देख लीजिए, ए और बी का एचसीएफ जो है ना 8 होना चाहिए। तो ए और बी का जो एचसीएफ है वो कितना है? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 24 और 16 का एचसीएफ 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बी और सी का एचसीएफ 12 आना चाहिए। बी और सी का एचसीएफ जो है 12 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बी और सी का एचसीएफ जो है 12 आ रहा है। सी और ए का एचसीएफ देखिए, यहाँ पर सी और ए का एचसीएफ 4 आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सी और ए का एचसीएफ जो है ना, बिल्कुल आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो आपका ये कंफर्म पूरी कंडीशन को पूरी कर जा रहा है। तो अब आप इनको जोड़ दीजिए। 60 और 24 जो है ना आपका 84 होता है, 84 में 16 जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है, ठीक है ना भाई। टाइम जरूर लगा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता के किया है। अगर आपको खुद को ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप जरूर इसको फास्ट कर पाएंगे आने वाले समय में, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। तो आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज एबीसी बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें सी को आपको 90 डिग्री दिया गया है। अब आप ए और बी कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपको एक कोण 45 डिग्री दिखता है, आपको समझ जाना चाहिए कि जो इनका रेशियो होने वाला है 1/1√2 होने वाला है, ठीक है। आसन भुजा एक आपको 7 दे रखी है, तो आप एक भुजा अगर 7 मानते हो तो ये दोनों 7 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन नंबर 27 पेपर के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, और क्वेश्चन इस प्रकार से था दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है ना x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इनका रेशियो दिया गया था और इन तीनों का जो है ना एक साथ में सम दिया गया था। आपको जेड का मान पूछा जा रहा था। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल भविष्य में मिले तो आपको करना क्या होगा? कुल मिला के आपको इन तीनों को जोड़कर आधा करना है। देखिए 21 हो जाएगा, 21 का आधा करोगे तो कितना होता है? 10.5, ठीक है ना। 10.5 आपका आधा होता है। अब आपको क्या करना है? जेड का मान पूछा है, तो जेड का मान जो पूछा है ना, पहले तो आपको क्या करना है? इन दोनों का अनुपात ले लेना है। यहाँ पर देखिए 14 दिया हुआ था आपको, ठीक है, और ये आपके पास में आया 10.5, ठीक है। तो आपका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 चला जाएगा। काटा यहाँ पर, यहाँ इसको काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, और 7 से अगर काटते हो तो 7 चौका 28 और 7 तिया 21। 4/3 आपका अनुपात आ गया। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, 4/3 आपका अनुपात आ चुका है।
ठीक है, आपसे जेड का मान पूछा जा रहा है तो जेड जिसमें है आप उसको नहीं लोगे। यहाँ पर देखिए जेड जो है ना पिछले 2 अनुपातों में है, तो इसका मतलब आपको 7 और 8 नहीं लेना है। तो आपका जो 10.5 आया था उसमें से आपको क्या करना है, 6 को माइनस कर देना है। कितना बचेगा? 6 को अगर माइनस करते हो तो 4.5 बचता है। सिंपल सी बात है, जो आपने अनुपात बनाया था, कितना बनाया था? 4/3, उसको आपको यहाँ पे गुणा कर देना है। आपका राइट आंसर निकल कर आ जाता है। पॉइंट कितनी बार में कटेगा? पॉइंट कटेगा 15 बार में, और 15 का अगर आप गुणा करते हो तो 15 चौक 60 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 1.5 बार में, यहाँ से देखिए इसको फिर से थोड़ा सा मिस्टेक वाइज में, 3 एक कम 3 हो गया और फिर एक बचता तो 3 बजे 15, मतलब 1.5 बार में कटता है। और जब आप इसका गुणा करोगे तो 15 चौक 60 होता है, पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो आप अच्छा आपका राइट आंसर निकल कर आ जाता है। समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हैं। किया कुछ नहीं है, देखिए इन तीनों को जो है ना जोड़ा है हमने, आधा किया है, जोड़कर आधा किया है, फिर इसका और उनका जो आधा किया उसका अनुपात लिया है। सिंपल सी बात है, जिसका मान पूछेगा जो जो जिस अनुपात के अंदर है उनको नहीं लेना है, जिसमें नहीं है उसको लेना है। जब हमने यहाँ पर जोड़ के आधा किया तो इसका और जो अपने पास में 6 था उन दोनों का डिफरेंस लिया, 4.5 था, और जो अनुपात बना था 4/3, खुद से आपको गुणा किया तो आपका राइट आंसर आपको मिल भी गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, और सवाल इस प्रकार पूछा गया था कि एक टोस को उसके समतल पृष्ठों के समांतर 5 सर्वांग टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि काटे गए टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है तो काटने से पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप इसमें लॉजिक देखिए, अगर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो तो आपका ट्रिक जो होता है वो n+1/2s होता है। इस प्रकार से देखिए तभी लगेगा जब आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो, तभी आपको ये अप्लाई करना है, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करता है। देखिए 5 टुकड़ों में काटा गया था तो 5+1 करोगे आप, बटा 2 करोगे, और एस की फॉर्म में है तो एस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 और 1 6 होता है, 6/2 करोगे तो 3 आता है, और 3 का इससे गुणा करोगे तो 3 इस आपका राइट आंसर होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका बहुलक से संबंधित सवाल आया। ठीक है ना। और बहुलक आप जानते हैं, आपका जो सूत्र होता है वो L+F1 - F0/2F1 -F0 - F2 होता है, और इनटू में आपको एच करना होता है। एच बोले तो यहाँ पर आपका जो अंतराल लिखना होता है एच की जगह पे, यहाँ पे देखिए 10 का अंतर है तो 10 लिख दोगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपका जो बहुलक होगा ना, सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी पड़ती है, तो सबसे बड़ा आपको नंबर दिखाई दे रहा है 39 हो गया। ठीक है ना। अब 39 में देखिए एल का मतलब लोअर लिमिट 60 है, तो आप यहाँ पर 60 लिख दोगे। ठीक है ना। ये खुद जो होता है ये 39 F1 होता है, एक से पहले 0 आता है तो ये 28 आपका F0 हो जाएगा। F2 आपका क्या हो जाएगा, एक के बाद में 2 आता है तो ये F2 होता है। ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये खुद जो है ना सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है वो खुद F1 होती है। F1 से पहले F0 आता है, फिर F2 आता है। ठीक है, आप इसमें रखोगे और हल करोगे, आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 62.75। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था वो आपसे इस प्रकार पूछा गया कि गोविंद द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि जो है ना 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखिए 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह जो धनराशि है ना कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो आप जानते हैं 8 गुनी होने के लिए 2 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इधर क्यूब किया है तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इधर 3 से गुणा कर दो, सिंपल सा है, आपका राइट आंसर आ गया 21 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा रहा था, सवाल इस प्रकार था कि 5.5 सेमी परिधि और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर 14 सेमी, 11 सेमी और 8 सेमी वीमा वाला एक घनाभ बनाया जा सकता है? पाई का मान आपको ये यूज करना है। अब देखिए जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाते हैं तो हम जानते हैं आयतन सेम किया जाता है। तो आपका यहाँ पर सिक्का, देखिए सिक्का का जिसका भी आपको अगर हल्का सा थिकनेस दिखाई देता है तो बेलनाकार रूप में होता है। तो सिक्के को आप गणित में किस रूप में जानते हैं? बेलन के रूप में। तो आपको यहाँ पर परिधि दे रखा है तो पहले आपको त्रिज्या फाइंड करना पड़ेगा 2πr लगा के। ठीक है ना। 2πr लगाओगे, पाई का मान 22/7 लिखोगे, यहाँ पर आर का मान आपको निकालना है, और परिधि आपको जो दे रखा है 5.5 दे रखा है। सिंपल सी बात है, 11 से आप काट दोगे 2 बार, और 11 से जब आप काटते हो तो 0.5 टाइम कट जाएगा। यहाँ से आपका 0.5 नीचे 10 बिठा देंगे, अब ऊपर 5 बच गया। ठीक है ना। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, 4r हो गया, और इधर से आप देखोगे तो 10 का गुणा इधर कर दो। ठीक है ना। तो 40r हो गया, और 7 का गुणा इधर कर दो, 35r हो गया। ठीक है ना। 35 हो गया, सॉरी 35r नहीं, तो r बराबर जो आएगा आपका वो 35/40 निकल कर आता है। 35/40 को अगर आप सोल्व करते हैं तो 5×7 35 और 5×8 40 होता है कि 7/8 आपका त्रिज्या निकल कर आया। अब आपका त्रिज्या निकल कर आ चुका है, तो आपको आपको क्या करना होगा? 14 सेमी है, 11 सेमी है और 8 सेमी है। ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेलन के आयतन का भाग लगा देना। बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई का मान 22/7 लिखोगे। ठीक है। r² अपने पास में आज 7/8, 7/8। ठीक है ना। और h का मान कितना दे रखा है इसने? 2 mm मोटाई। देखिए इस पूरा यूनिट सेंटीमीटर में चल रहा है तो 2 mm दे रखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेना है, तो 0.2 आप कर दोगे। ठीक है, 0.2 आप यहाँ पर कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, 11 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है।
2 से 7 बार में कट जाएगा और 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएँगे तो नीचे 0 चला जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब आप यहाँ पर 7, 8, 8 है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है? तो अब अच्छा देखिए इसको अगर मैं काटूँ तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। अच्छा अब कुछ करना नहीं है वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना? अगर कैलकुलेशन में भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कैलकुलेटर लेके कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना? लेकिन तरीका यही था, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन हालाँकि। आप इसमें जो है उसका यूज़ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप 11 का मल्टीप्लाई देखने जाओगे तो नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है ना? क्योंकि कट जा रहा है इसमें सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो आपके पास में एक ही हथियार है जिससे आप कैलकुलेट करके ही निकाल पाओगे, ठीक है? इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा गया कि संख्याओं 55, 30 और 25 के घनों का योगफल किसके बराबर होगा? तो आप देख पा रहे हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये 55 है और ये माइनस का 30 और माइनस का 25 भी 55 होता है। इसका मतलब आपके पास में ये जो फ़ॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर 0 हो तो 3x y z के बराबर आपका आंसर होता है क्योंकि यहाँ पर 0 बन जा रहा है। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये तीनों का योग जो है किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। तो आप 3x y z आपका आंसर होने वाला है। तो आप सिंपल सी बात है 3 लिखोगे, ठीक है? और आपको क्या करना है, रब करता हूँ एक बार 3 लिखोगे, x की जगह 55 लिखोगे, ठीक है? और फिर 30 लिखोगे और फिर 25 लिख दोगे, ठीक है ना? अब आप डिजिटल सम या यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी के अंत में 0 है। तो आप डिजिटल सम लगा के कर सकते हो, ठीक है ना? या फिर आपके पास में जो भी आपको इसमें सजेस्ट कर रहा है आपका दिमाग कैसे करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने तरीका बता दिया कि 3x y z होता है। आप चाहे तो 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, ठीक है ना? इसके बारे में देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है इस प्रकार से है और सबसे बड़ा कोण जो है ना कुल कोण आपका कितने प्रतिशत होगा? तो प्रतिशत पूछा गया है तो सबसे बड़ा कोण आप देख लीजिए इसमें कौन-सा है? 4 है ना यहाँ पर आपका 4 है तो आप यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कोण कुल कोण माप का, कुल कोण माप कितना 4, 3, 7 और 2 9 ठीक है ना? प्रतिशत आपको निकाल देना है। यहाँ से ऐसे करके आप निकाल दोगे आपका समथिंग में आपका आंसर पूछ रहा है तो आपका 44% राइट हो जाएगा, ठीक है ना? 400/9 करके निकालोगे। अब आप कोण निकालने मत जाना क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, सवाल आपसे पूछा गया था ए को दिया जाने वाला अधिकतम मान क्या होगा जिससे 8 अंकों वाली संख्या इतनी है, संख्या 3 से विभाजित हो जाए। 3 की डिजिटलिटी चेक करनी थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए 7 और 2 9 हो गया, 3 और 7 10 और 8 18 हो गया। तो 18 तो है आपके पास में, अधिकतम अंक चाहिए तो अगर 9 रख देते हो, ठीक है ना? तो आपका डिजिटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अधिकतम ही पूछ रहा है तो आप 9 ही रखिए, सिंपल सी बात है। अगला सवाल देखिए पूछा गया था आपको औसत से पूछा जा रहा है कि ए जो है ना ए में 12 सदस्य, बी में 55 सदस्य, समूह सी में 89 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्यों को एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। समूह ए और ए बी के जो है ना यहाँ पर देखिए ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत राशि इस प्रकार से है। प्रति सदस्य व्यय की गई और समग्र औसत धन राशि आपको पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत कैलकुलेटिव डाटा दिया गया है लेकिन आपको घबराना नहीं है। यूनिट डिजिट से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका यूनिट डिजिट आप देख पा रहे हैं 2 है और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 0 है। तो 2 को 0 से गुणा करते हैं तो आपका क्या बनता है? 0 बनता है। यहाँ पर आप देखिए 5 है और यहाँ पर कितना है? 9 है। तो 5 नाम 45 क्या है आपका? यूनिट डिजिट 5 आता है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 9 एकम 9 यूनिट डिजिट आपका आता है। अब आप इनको देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, 7 7 और 9 कितना होता है? 16 यूनिट डिजिट कितना है? 6 आया, ठीक है ना? अब आप इनको जोड़ोगे तो 9 और 5 14 में 0 जोड़ोगे 14 ही रहता है। यूनिट डिजिट क्या है? 4 आया। नीचे कितना अपने पास में 6 है। अब आप देखिए यहाँ पर 7 है। 7 का अगर मैं 6 में गुणा करता हूँ तो 63 आता है। हमें कितना चाहिए? 4 नहीं होगा ना। 3 का अगर गुणा मैं 6 में करता हूँ तो 18 होता है। हमें कितना चाहिए? 4 1 का अगर 6 में गुणा करता हूँ तो 6 आता है, यूनिट डिजिट नहीं होगा। तो 4 का अगर मैं 6 में गुणा करता हूँ तो 24 होता है ना, यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। तो आपका सीधा-सा आंसर हो गया। अच्छा ये कब लगाना है? जब आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट जो है अलग-अलग है। तब आप इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखिए यहाँ पर वोटिंग से पूछा गया कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है लास्ट में कि कितने मतदाता थे, ठीक है ना? तो आपने मान लिया कि X मतदाता थे। पंजीकृत मतदाताओं ने 80% ने अपना वोट डाला है, ठीक है ना? 80% ने अपना क्या डाला है? वोट डाला है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3% वोट जो है ना अमान्य घोषित हो गए, मतलब 97 तो मान्य ही वोट थे ना भाई, सिंपल सी बात। यहाँ पर कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 52% प्राप्त हुआ। उसने 2 स्वीकृत वोटों के अंतर से चुनाव जीता। तो यहाँ पर आप हार जीत का अंतर देख सकते हैं। 52 अगर एक को मिला तो एक को 48 मिला होगा। 48 और 52 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो 4/100 और ये कितने के बराबर है अपने पास में? 291 के बराबर है। यहाँ से अगर आप काटा-पीटी करते हैं तो यहाँ से देख लीजिए काटोगे ना अगर आप 25 बार में कटता है, ठीक है? 4 से अगर आप काटते हो तो 2 बार में और 4 से अगर आप काटते हो तो 25 बार में, है ना? 97 से देखिए कट जा रहा है ये वाला पूरा। अगर ये 100 होता तो 300 होता। हमने 3 बार ज़्यादा पढ़ लिया है तो 3 तिया 9 घटाओ 291 में, मतलब 3 बार में सीधा-सा कट रहा है, ठीक है ना भई? अब आपको गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। यहाँ पर देखिए
इसका भी इसमें भाग लगाओगे 5 बार कट जाएगा। अब आप इन सबको गुणा कर दीजिए, 3 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए ना। यहाँ पर देखिए 25, 25, 625, 625 का 5 में गुणा करोगे और फिर 3 का गुणा करोगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा 9375, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से था। सवाल आपको पूछा गया था इस प्रकार से, दिए गए समीकरणों को एक्स वाई जेड के लिए हल करना था, ठीक है ना। आपको किसी भी एक ऑप्शन को उठाना है और उसको सेटिस्फाई करवा देना है कंडीशन से। मान लीजिए मैं बी ऑप्शन उठा रहा हूँ, ठीक है ना। अधिकतर रेलवे के एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो मेरे भाई, बी और सी को ही आप सबसे पहले चेक ट्राई किया करो। अगर आप ऑप्शन से उठा रहे हो क्वेश्चन को तो बी या सी को सबसे पहले चेक किया करो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बी को उठा रहा हूँ क्योंकि आंसर यहाँ पर आपके सामने है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, बी के हिसाब से मुझे 3 लिखना होगा पहले, और फिर ये 4 लिखना होगा, वाई के हिसाब से माइनस का 2 लिखना होगा, और फिर जो है ना जेड की जगह पर मुझे 1 लिखना होगा। और बराबर अब इसका आंसर मेरे पास कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो देखिए 6 थी 18, 4 दूना 8 हो गया, प्लस में 18 और 8 26 हो गया, 26 में 5 एकम 5, 5 जोड़ूंगा तो 31 होता है। इसका मतलब सेटिस्फाई कर जा रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया था वो इस प्रकार से था, आपको सार्थक अंक पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 0.00200 में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। सार्थक मतलब जिनका कुछ मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या के अगर आप जीरो लगाते हो आगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी भी संख्या के पीछे जीरो लगाते हो तो खुद की 10 गुना हो जाती है, आपको पता होगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए इधर वाली का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 200 देखिए 200 बन रहा है पीछे, तो 200 में कितने अंक हो गए, 3 हो गए, तो सार्थक अंक तो यही हुआ ना भाई, 200। इससे पहले क्या आया कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अगर जीरो आ रहा है सब, इससे किसी भी संख्या के पहले अगर जीरो आता है, पहले का मतलब मेरा इधर वाली संख्या से, ठीक है ना, इधर जो जीरो के आगे आ रही है। अगर जीरो सॉरी 2 के आगे आ रही है, अगर 2 के पहले चाहे कोई सी संख्या हो, अगर पहले जीरो आता है तो कोई मैटर नहीं करेगा, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। फिर आपको अगला सवाल पूछा गया द्विघात बहुपद से संबंधित है। एक द्विघात बहुपद में x-2 से भाग देने पर शेषफल इतना है और x-4 से भाग देने पर शेषफल इतना है। अब यहाँ पर तो शेषफल दे ही दिया है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं। x-2 दिया है तो आप बराबर में 0 कर सकते हैं जब भी आपको शेषफल दिया जाता है। तो x बराबर आप 2 रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाना चाहिए, शेषफल 5 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ जैसे x की जगह पर मैं 2 रख दूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा और प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 5 बचना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो 4 और 21 कितना हुआ, 25 हुआ ना, 25 में से 20 गया तो कितना 5 बचता है, ठीक है ना। आप इस प्रकार बहुत आसानी से स्पीड से चेक कर सकते हो ऑप्शन को, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बन रहा था वो ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 136% अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए 100 रुपया दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य उसको 136 अगर अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 236 रुपये उस पर लिख दिया उसने। 18% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना होगा, 118, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि कितना छूट देना चाहिए। तो देखिए 136 18 118 जस्ट आधा हो गया ना, तो 50% का उसको डिस्काउंट देना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी में आप कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के 48 पीस का विक्रय मूल्य उसके 1 पीस के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ जो है 25% है। ऑप्शन से भी आप जा सकते हो। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि 48 पीस का विक्रय मूल्य 60 इसके सीपी के बराबर है, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ठीक है ना। 5 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, तो आपको पता है एक का लाभ हो रहा है कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आप काटोगे तो परसेंटेज निकालोगे ना, तो कितने बार जाता है, 25% आपको निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाता है। आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा प्रोसेस भी पता है तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम में जो आपको याद आता है, जो आसान लगता है, आप उसी से जाया कीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल कह रहा था कि एक टाइपिस्ट जो है ना 2 पृष्ठ जो है 40 मिनट में कर देता है, रेडी कर देता है 40 मिनट में, उसको 84 पृष्ठ बनवाने, 2 पृष्ठ के लिए 40 तो हमें बनवाने हैं 84, 42 का गुणा करना पड़ा है, 42 का आप इधर भी गुणा कर दो, ठीक है ना। तो 42 का गुणा करोगे तो 4 दूना 8, 4 चौक 1680 आपका राइट आंसर बन जाता है। इसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर जो आपका सवाल पूछा गया था, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/11 पर बेचने से हितेश को 15% का हानि होता है। यदि वह इसके अंकित मूल्य को 54% पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप इसमें मल्टीपल वाला भी लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि 54 दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें 9 का मल्टीपल होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको 100 जोड़ के चेक करना होता है ऐसे सवालों में। अगर आप 100 जोड़ते हो मतलब ये हो जाएगा 16 बेहतर, तो 7 2 9 और 6 और 7, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसमें 1 जोड़ोगे क्योंकि 168 हो जाएगा ना 100 जोड़ते ही, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 और 3 9, 8 और 1 9, बिल्कुल ही मैच कर रहा है, जो 9 का मल्टीपल भी है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है ना। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं इस सवाल को। बाकी अगर ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में, अगर आपका प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है तो आप पूरा प्रोसेस से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने ट्रिक बताया है और तरीका तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। ऐसे सवाल को ऐसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन 100% आपका तभी होगा जब आप इसमें 100 जोड़कर चेक करोगे। जैसे अभी मैंने चेक किया ना, सीधा ऑप्शन को चेक करने मत चले जाना, वो गलत हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और सवाल है यहाँ पर आपका पार्टनरशिप से है, 9 है, 4 है, 8 है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 6 माह बाद मतलब 6 महीने तक तो यही लगा रहा, फिर क्या करता है आधा निवेश निकाल लेता है, मतलब आधा निकाल लेगा तो आधा बचेगा ना, 4.5 बचेगा, और वो कितने के लिए लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया 9 चीक 54, ठीक है, 54 हुआ। और ये कितना हुआ, ये देखिए 6 का 4 में गुणा करते हैं तो 24 हो गया, और 6 पंजे 30, 27, 27 जोड़ दो आप इसमें, ठीक है ना। 7 और 4 11, 81 लगेगा, 5 और 2 7 8, 81 हुआ भाई, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पर हो गया 81, ठीक है। इसके बाद में वाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो वाई का इसका मतलब पूरा 12 महीने लेगा, तो 12 चौक 48 हो गया। और फिर जेड के बारे में देखिए, जेड के बारे में बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर देखिए जेड का कितना है, थोड़ा सा 8 है जेड का, ठीक है ना। 81 आया था अपने पास में, 48 आया था, और 8 जो जेड का है ये भी 12 इंटिया कितना होता है, 12 इंटिया 96, ठीक है ना भाई, ये 4 हो गया। अब कह रहा है कि जेड का निवेश, अच्छा जेड द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है, तो जेड द्वारा जो निवेश की गई राशि है ना वो इतना है, और 3300 की कुल वार्षिक लाभ में एक्स और वाई के बीच लाभ का अंतर है, ये एक्स है और ये वाई है। तो 81 और 9 कितना होता है, 90, और 6 90 और 6 96 होता है, तो अंतर देख लीजिए आप, 9 और 6 15, मतलब 15 का अंतर है, और 15 देखिए गुणा तो करना पड़ेगा, इतना है, और 15 में 3 का मल्टीपल आता है, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीपल भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, 3 है, अच्छा डायरेक्ट ऑप्शन ही चेक कीजिए ना, क्योंकि इनमें होगा नहीं, और होगा भी तो चेक करके देख लीजिए, 8 और 16 ये नहीं है, 5 4 9 ये नहीं है, 6 4 10 16 ये नहीं है, और आपका सिंपल सा है, सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल 3 का मल्टीपल बन रहा है, ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद जो आपसे सवाल पूछा गया वो यहाँ पर इस प्रकार का सवाल है, ये देखिए जो बहुलक से संबंधित सवाल है। नीचे दी गई तालिका में पौधों की ऊंचाई और पौधों की संगत संख्या दर्शाइए, आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो यहाँ पर तो वर्ग अंतराल दिया नहीं है, तो वही होगा जो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर संख्या होने वाला है। देखिए आपको कौन सा संख्या इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 12, और 12 के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 21 दिखाई दे रहा है, तो 21 आपका सिंपल सा आंसर हो गया, सिर्फ देख के उत्तर लगाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो यहाँ पर टाइम डिस्टेंस का सवाल है, और इसको कैसे बनाना है क्वेश्चन को देखिए। अंश सुबह अपने घर से एक निश्चित चाल से अपने स्कूल जाता है, ठीक है, और दोपहर में सुबह की चाल से 2 किलोमीटर धीमी जो है ना चाल से वापस लौटता है। अंश की स्कूल जाने और वापस लौटने की चाल का औसत जो है ना इतना दिया हुआ है, तो सुबह और दोपहर में अंश की चाल का योग क्या हुआ। यहाँ पर देखिए जो चाल से धीमी चाल से चल रहा है ना, इसका मतलब ये अंतर है चालों का, ठीक है ना। तो आपको चालों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, अंतर दिया हुआ है आपको 2, और योग पूछ रहा है ना चालों का योग, तो ऑप्शन में तो योग ही है ना, तो आप ऑप्शन से कर लीजिए। ये योग अगर मान लीजिए आपका 10 होता, ठीक है, 10 होता, तो आप यहाँ पर चाल निकाल लीजिए, ठीक है ना। देखिए एक बार जोड़ के अदा करो, 10 और 2 12, 12 का आधा 6 हो गया, एक चाल ये आ गई, और एक चाल जो क्या होगी घटा के अदा करो, तो 8 होगा घटाने पर, और 8 का आधा 4 हुआ, ठीक है ना भाई, 2 कम भी आ रही है। औसत भी इतना आना चाहिए, कितना 4.8 आना चाहिए, तो औसत भी निकाल दो। 6 और 4 चालें आ गई तो औसत निकाल दो, 2x y और x प्लस वाई, सिंपल सी बात है ना भाई। तो देखिए 6 चौक 24 दूना 48, और 48 में अगर आप 10 का भाग लगाते हो तो 4.8 भी आ जाता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका पूरा सेटिस्फाई कर लिया। अगला सवाल देखिए जो मैथ का अगर पूछा गया तो देखते हैं, और सवाल आपसे इस प्रकार पूछा गया था कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल इतना दिया हुआ है, बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण के माप के बीच का अंतर पूछा गया था। जब भी आपको एक जो ना बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण के बीच का अंतर पूछा जाए तो आप सूत्र ये लगाते हैं, अगर आपको पता है तो n-4/n/180, यही सूत्र लगाया जाता है जब आपको एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण के माप के बीच का अंतर पता करना हो। n आपका यहाँ पर भुजा होती है, तो भुजा आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आंतरिक कोणों का योग 1620 दिया हुआ है, तो आंतरिक कोणों का योग का सूत्र होता है n-2 इंटू 180, ये होता है ना, इसके बराबर आपको दिया हुआ है 1620, ठीक है। तो 0 से 0 काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1620 दिया हुआ था, ठीक है ना, तो 18 नाम का 162 होता है, तो n-2 था तो 2 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 आपका n का मान आ गया, अगर आप 11 यहाँ लिखते हो, 11 यहाँ लिखते हो, ठीक है ना, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और नीचे 11 बचेगा, इधर 180 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 18 7 126 हो जाएगा, 126 और बटा अगर आप 11 करते हैं तो देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, एक बचेगा, 16 हो गया, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 चौक 44, 114 आना चाहिए जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, आपको बड़ा अनुपात पता करना है, नीचे यहाँ पर देखिए अनुपात दिया गया है आपको, और इनमें आपको बड़ा अनुपात पता करना है। 3 17 दिया हुआ है, 13 आपको 67 दिया हुआ है, और 10 और 37 दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको 5 और 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये 67 है और यहाँ पर 3 है, ये 70 भी होता तो 70 या 210 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये 17 है और ये 13 है, तो 17 170 होता है, और 17 3 39, तो 170 में अगर आप 39 जोड़ते हैं
तो जैसे अगर जोड़ें तो 209 होता है शायद, है ना? तो ये शायद देखिए पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, कौन सा बड़ा आएगा वो आप देखना। 7 या 21 और 6 18 और 7 या 21, 21 का 1 हासिल पे 2, 6 18 और 2 20 हुआ, 200 कितना हुआ, 210 ही होता है शायद, ठीक है ना? अब अगर आप इसका गुणा करोगे तो ये सिंपल सी बात है, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए 37 है और 13 है, तो 37 ढाई 370 होता है। यहाँ पर 67 है, 67 ढाई 670 होता है, तो ये तो ऑलरेडी ऐसे बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने कंप्लीट गुणा नहीं किया, उससे पहले ही पता चल रहा है ना। 10 नाम 90 और 37 पाँच, तो ये बड़ा हो गया, तो सिंपल सी बात है 5 बटन आपका बड़ा हो गया, ठीक है ना? पूरा कैलकुलेट करने से अच्छा आप दिमाग कॉमन सेंस भी रखा करिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना? अगला सवाल देखते हैं। पूछा गया था इस प्रकार से कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात जो ना इसकी जो भुजाएं होती है उनके स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है? तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 196 होता है, ठीक है ना? अगला सवाल पूछा गया था, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये दो नल जो ना 4 घंटे 30 घंटे और एक तीसरा नल है जो 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीसरा खाली करने वाला है, एलसीएम आप लोगे तो 120 आता है, 4 ती 12, ठीक है ना? और 30 चौके 120, 30 एकम 30, इस प्रकार आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना? सभी नल एक साथ खोले जा रहे हैं, एक चौथाई भरवा रहा है, एक चौथाई का मतलब 30 भरवा रहा है ये, ठीक है ना? तो 30 भरने में आपको कितना समय लग जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कैसे करोगे? हाँ, जैसे आपका पता है कि 4 से आपने 30 बार में काटा, 4 बार और 4 बार, ठीक है ना भई? ये 4 बार। तो यहाँ पर देखिए 34 अगर भर रहा है तो 4 खाली भी हो रहा है। इसका मतलब 30 भर रहा है और 30 को 30 कितने में भरेगा भाई? 1 में भरेगा, सिंपल सी बात है। 1 घंटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ। इसके बाद देखिए सवाल पूछा गया था घातांक को करने का सवाल, ठीक है ना? और आपको दिया गया था x बराबर 7 और 2/3 माइनस 7 माइनस 2/3 है। तो आपको x क्यूब प्लस 3x का मान बताना था, ठीक है ना? तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ये ऊपर वाला देखना होता है। संख्या देखिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है? और माइनस 7 का स्क्वायर करना है उल्टा करके, ठीक है ना? ऐसे करके। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 1/49 होता है और 49 का जब 49 में गुणा करते हैं तो 2401 आता है, ठीक है ना? 2400 ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 2401 आता है और फिर माइनस का 1 करोगे, नीचे 49 आ गया। तो 2401 में से अगर 1 जाता है तो 2400/49 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना? इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपको प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है? अगला सवाल देखिए, ये सवाल पूछा गया था 1530 मीटर लंबी एक वर्ताकार रेस में शाहरुख और आमिर एक ही दिशा में देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पर इसी पे आंसर बदल जाता है। इसी लाइन में अगर यहाँ पर ऐसे बोल देता विपरीत दिशा में, ठीक है ना, तो आपका आंसर चेंज हो जाता। देखिए जब एक ही दिशा होना तब आपको क्या करना है, 85 है 90 है, आपको इनका अनुपात लेना है केवल, ठीक है ना? 85 और 90, तो आप अगर काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 17 बार और 5 से काटेंगे तो 18 बार, ठीक है ना? मोड के अंदर आपको हमेशा प्लस में लेना है। 18 में से अगर आपका 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर जब भी एक ही दिशा बोलेगा तब आपको ऐसे ही करना है। अगर विपरीत बोल दिया तब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना? अगर विपरीत होता तो आपका आंसर 18 और 17 35 के साथ जाता, लेकिन एक ही दिशा बोला इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर इनका अंतर निकाल के देना होता है, ठीक है ना? तो 1 आपका राइट आंसर हो गया। मिलने का समय पूछा गया था सवाल में आपसे, तो इसी प्रकार करना है अगर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अगला सवाल देखिए, इसके बाद में सवाल था आपके पास में औसत से संबंधित, तो आप यहाँ पर भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। ये देखिए 2 और 8 10 होता है, 0 4 होता है, 4 होता है, 0 होता है, ठीक है ना? इस प्रकार। और यहाँ पर आप देखिए 3 और 2 5 संख्या है, तो मुझे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि 0 बन जाए, ठीक है ना? तो 2 से गुणा करने पर बन जाएगा आपका राइट आंसर। हालाँकि यहाँ पर हाँ, बिल्कुल 4 से भी गुणा करते हैं तो बन जाता है। तो जब आपका अगर 2 ऑप्शन मैच करता है तो फिर आपको क्या करना होता है, पूरा प्रोसेस के साथ जाना पड़ता है, ठीक है ना? हालाँकि यहाँ पर बेहतर ही राइट आंसर है, तो मैंने बताया यूनिट डिजिट से आप लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना? बाकी अगर आप प्रोसेस से भी करेंगे तो मुश्किल से 10-20 सेकंड में आप कर दोगे, ठीक है ना? बना सकते हैं इसको आराम से। अगला सवाल देखिए जो पूछा गया था वो साधारण ब्याज से पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए कहा जा रहा है कि 25 वर्षों में जो है ना कोई धनराशि जो है स्वयं की 4 गुनी हो जा रही है। 1 से 4 हो रही तो ब्याज कितना आ रहा है? 3 का ब्याज आ रहा है, ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो ब्याज इंटू 100 मूलधन गुणा समय, ठीक है मेरे भाई? इस प्रकार आप कर सकते हैं। 25 चौक 100 और 4 ती 12% की आपको रेट निकल जा रही है। राइट आंसर हो गया। इसके बाद जो सवाल पूछा गया देखिए, तो इसके बाद कोई सवाल नहीं था दोस्तों, ठीक है ना? ये सवाल थे जो मैथ के इस पेपर में आए थे और इनका हमने सॉल्यूशन देखा है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले किसी पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।